गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय में अपना एक नया चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं। 35 नंबर का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था और आज अपन 36 नंबर का जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं। जेनेटिक्स जो अपनी यूनिट चल रही है और 36 जो चैप्टर है वो है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। यानी नाम आप इसको पकड़ दिए कि गुणसूत्र है, गुणसूत्र में ऐसी कौन सी एबनॉर्मलिटीज हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या में या उनकी संरचना में यदि ऐसा कौन सा परिवर्तन होगा जिसके कारण उनमें कुछ ना कुछ ऐसी विकृतियां, यानी ये मान लीजिए कि गुणसूत्रों के कारण मनुष्य में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी विकृतियां हो सकती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन को यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है गुणसूत्र, तो अपन को सबसे पहले देखना होगा गुणसूत्र के बारे में। हालांकि गुणसूत्र के बारे में अपने जो बैक जो वीडियो था उसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था। और गुणसूत्र को अपन क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसी वर्ड को अपन देखते हैं। वैसे गुणसूत्र के बारे में आपने अच्छी तरह से स्टडी 11th क्लास में की है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करके बता देता हूं कि गुणसूत्र में एक वर्ड है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में एक वर्ड है क्रोमो और एक है सोम। तो गुणसूत्र दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ हो गया। एक तो कौन सा वर्ड हो गया, क्रोमो, और एक सोम, मतलब अपन बात करते हैं सोमा। तो क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हो गया, कलर्ड, मतलब क्या हो गया, कलर्ड हो गया। और सोमा का मतलब क्या हो गया, बॉडी। इसका मतलब अपन ये ऐसा कह सकते हैं कि गुणसूत्र क्या है, रंगीन काय संरचनाएं हैं। क्या एक प्रकार की रंगीन संरचनाएं हैं। तो ये जो रंगीन संरचनाएं हैं जो किसी ना किसी स्टैंड से मुख्य रूप से क्या अभिरंजित हैं, तो वो क्या है, गुणसूत्र है। लेकिन ये तो अपन डेफिनेशन के रूप में नहीं बता सकते कि भाई गुणसूत्र है वो एक रंगीन संरचना है, ये तो डेफिनेशन में तो आ नहीं सकती। परिभाषा को अपन देखना तो यहां मैं आपको बता दूं, इसके तहत अपन को ये देखना होगा कि गुणसूत्र की डेफिनेशन क्या है, गुणसूत्र की परिभाषा क्या है। ये तो बेसिक बातें हो गई। तो देखिए गुणसूत्र की सीधी सीधी सी बात ये होगी कि गुणसूत्र आनुवंशिकता के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। किसके वाहक होते हैं, आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। कौन होते हैं आनुवंशिकता के वाहक, गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र की अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि एक गुणित रूप में भी पाए जाते हैं और द्विगुणित रूप में भी पाए जाते हैं, जिनको आप क्या बोलोगे कि ये हैप्लॉइड कंडीशन में भी पाए जाते हैं और डिप्लॉइड कंडीशन में भी पाए जाते हैं। कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में भी पाए जाते हैं। अगुणित जो गुणसूत्र होंगे उनको अपन किससे नोटेट करते हैं, n से, और इसको किससे नोटेट करते हैं, 2n से। अब तक की जितनी भी कक्षाएं आपने पढ़ी हैं उन कक्षाओं में आपने ये पढ़ा है कि गुणसूत्र अगुणित होता है, द्विगुणित संख्या में होते हैं, या n होता है, 2n होता है। और शायद अच्छी तरह से आप जानते भी होंगे क्योंकि 11th क्लास तक अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन को इतना पता है कि भाई n क्या है, 2n क्या, मतलब अगुणित संख्या क्या है और द्विगुणित संख्या क्या है। अब इसी के आधार पे अपन को ये भी देखना होगा कि जो गुणसूत्र हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले इनके बारे में बताया कि इन्होंने था। तो सबसे पहले अपन ने एक बात बताई थी कल मैंने आपको। वैसे अपन यदि मानव की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया था, गुणसूत्रों के, मानव गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, उन्होंने देखा था। लेकिन यदि रियलिटी अपन बात करें, मैं इस बात को एक बार थोड़ा सा साइड में ले रहा हूं, अगुणित द्विगुणित को। लेकिन यदि रियलिटी अपन बात करें तो एक साइंटिस्ट थे हाफ मिस्टर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, पादप की एक कोशिका है, और कौन सा पादप है, ट्रेडेस्केंसिया। कौन सा पादप है, ट्रेडेस्केंसिया है। तो ये जो ट्रेडेस्केंसिया पादप की
जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाओं में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सन 1848 के अंतर्गत एक कोशिका है जिसमें ट्रेडेस्केंसिया पादप की कोशिका कौन सी थी? पीएमसी कोशिका। अब पीएमसी कोशिका कौन सी थी? अभी अपन 12th का एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, लघु बीजाणुदानी, जिसमें अपन ने पढ़ा था पी का मतलब क्या पढ़ा था? पोलेन। एम का मतलब क्या था? मदर। और सी का मतलब क्या था? सेल। यानी अपन हिंदी में देखें तो प्राग मातृ कोशिका। तो प्राग मातृ कोशिका यानी पीएमसी, पोलेन मदर सेल के अंतर्गत किसकी पोलेन मदर सेल? ट्रेडेस्केंसिया पादप की। ट्रेडेस्केंसिया पादप की पीएमसी सेल यानी प्राग मातृ कोशिका में हाफ मिस्टर ने क्या की थी? सन 1848 में जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की को देखा था सबसे पहले। लेकिन अपन बात करते हैं कि गुणसूत्र नाम किन्होंने दिया था, तो नाम देने वाले साइंटिस्ट की बात करते तो अपन आते 1888 के अंतर्गत। तो एक साइंटिस्ट थे वाल्डेयर। कौन से साइंटिस्ट थे? वाल्डेयर थे। वाल्डेयर साइंटिस्ट ने क्या किया था? सबसे पहले जो संरचनाएं अपन पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक के अंतर्गत, गुणसूत्र जो पढ़ रहे हैं, इन गुणसूत्रों की संरचनाओं को क्या नाम दिया था? उन्होंने कहा कि जो धागेनुमा जो संरचनाएं होती हैं वो क्या है? गुणसूत्र हैं। लेकिन वाल्डेयर ने इनको देखा कहां था? वाल्डेयर ने यह बताया था कि केंद्रक होता है, केंद्रक में गहरी अभिरंजित संरचनाएं दिखाई देती हैं। गहरी अभिरंजित जो संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये बात किन्होंने बताई थी? वाल्डेयर ने बताई थी। इन गहरी अभिरंजित संरचनाओं को क्या कहते हैं? वाल्डेयर ने क्या नाम दिया? गुणसूत्र नाम दे दिया। वाल्डेयर ने क्या नाम दिया? गुणसूत्र नाम दे दिया। अब आप यहाँ थोड़ा सा अपन 11th क्लास के टॉपिक से इसको अपन अटैच करते हैं, फिर मैं आगे से आगे आपको टॉपिक बताता जाऊंगा। वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया था और उन्होंने कहा कि केंद्रक में गहरी अभिरंजित संरचनाएं होती हैं। आपने पढ़ा होगा जब अपन न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, केंद्र की संरचना पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ तो गहरी संरचनाएं आपको ज्यादा डार्क दिखाई देती हैं और कुछ क्या दिखाई देती हैं? थोड़ी लाइट दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं को अपन ने क्या नाम दिया था? हेटेरोक्रोमेटिन नाम दिया था। 11th में पढ़ा था अपन ने, क्या नाम दिया था? हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो संरचनाएं हैं इनको अपन ने क्या नाम दिया था? यूक्रोमेटिन। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हेटेरोक्रोमेटिन होता है उसमें आरएनए का अंश थोड़ा क्या होता है? ज्यादा होता है। आरएनए क्या होता है? इसमें ज्यादा होता है। और डीएनए का अंश क्या होता है? थोड़ा कम होता है। और यूक्रोमेटिन में डीएनए का मात्रा क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। और आरएनए की मात्रा थोड़ी क्या होती है? कम होती है। और ये भी पढ़ा था कि जो आनुवांशिक रूप से सक्रिय है वो कौन सा है? यूक्रोमेटिन है। तो ये जो केंद्र के अंतर्गत जो ये हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन संरचनाएं हैं, जिनको अपन ने संयुक्त रूप से क्या कहा था? दोनों को मिला करके क्रोमेटिन जाल कहा था। क्या कहा था? क्रोमेटिन जाल। तो ये जो क्रोमेटिन जाल है, ये क्रोमेटिन जाल ही किस जो धागेनुमा संरचनाएं अपन को दिखाई दे रही थी, इन्हीं धागेनुमा संरचनाओं को सन 1888 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था? गुणसूत्र कहा था। समझ गए मेरी बात? अब इसके बाद में देखिए एक साइंटिस्ट आए स्ट्रासबर्गर। कौन से साइंटिस्ट आए? स्ट्रासबर्गर आए। स्ट्रासबर्गर की बात अपन को करनी है, तो स्ट्रासबर्गर के बारे में अपन को एक चीज इतनी सी जरूर अपन को ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले गुणसूत्रों का वर्णन करने वाले साइंटिस्ट थे डीपली। वो कौन थे? स्ट्रासबर्गर थे। हालांकि स्ट्रासबर्गर ने एक बात और भी बताई थी। स्ट्रासबर्गर ने कौन सी बात बताई थी? स्ट्रासबर्गर ने कहा कि जो पूर्व केंद्र होता है, यानी जो पूर्ववर्ती केंद्र होता है, पूर्ववर्ती केंद्रक से ही नया केंद्रक बनता है।
नया केंद्रक बनता है। ये बात भी किन्होंने कही थी? स्ट्रासबर्गर ने कही थी कि पूर्ववर्ती जो केंद्रक होता है और पूर्ववर्ती केंद्रक से क्या बनता है? नया केंद्रक बनता है। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, एक अपन मुख्य रूप से मानते हैं कि एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, सट्टन और बावेरी साहब। मैं इस टॉपिक को फिर साइड में भी कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। आगे जो साइंटिस्ट है वो आए सट्टन और बावेरी। सट्टन और बावेरी की परिकल्पना काफी इंपॉर्टेंट मानी गई है। सट्टन व बावेरी, इन दोनों साइंटिस्टों ने एक बात बताई कि गुणसूत्र होते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों पर आनुवंशिकता के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आनुवंशिकता के कण पाए जाते हैं। और ये जो कण होते हैं, ये कण ही क्या करते हैं? जिनको मेंडल ने कारक कहा था, आजकल अपन क्या कह देते हैं? इन्हीं कणों को जीन कह देते हैं। तो सट्टन और बावेरी ने यही बात बताई कि गुणसूत्रों पे जो आनुवंशिक कण पाए जाते हैं, वो आनुवंशिक कण होते हैं। वो कण ही क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? वो संचरित होते हैं। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। ये बात बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? सट्टन और बावेरी। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सट्टन और बावेरी परिकल्पना क्या है। अब देखिए, आगे जाकर के अनेक वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च किए और उन्होंने बाद में सट्टन और बावेरी की जो परिकल्पना थी, सट्टन और बावेरी की जो परिकल्पना थी कि आनुवंशिक गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पे जो आनुवंशिक कण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? संचरित होते हैं। तो इसी के आधार पे उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसको कहते हैं आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। काफी ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और अपनी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। आपसे पूछे कि बोर्ड एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, आरबीसी के अंतर्गत 2013 में भी एक क्वेश्चन आया था कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किन्होंने दिया था। तो आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, वो कौन थे? सट्टन और बावेरी थे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, तो आपको वो की वो नोटेट करना है। आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों पे आनुवंशिक कण, ब्रैकेट में लिख देना, कारक या जीन पाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? संचरित होते रहते हैं। यही आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत है। आपसे पूछे कि सट्टन और बावेरी परिकल्पना क्या है, तब भी अपन को ये एक ही बात बतानी है कि सट्टन और बावेरी परिकल्पना के अनुसार भी ये बताया गया कि इस परिकल्पना के तहत अपन को क्या है कि जो आनुवंशिक कण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? संचरित होते रहते हैं। अब देखिए, आगे की मैं आपको बात बता देता हूं कि गुणसूत्रों के अपन बात कर रहे हैं कि गुणित और द्विगुणित गुणसूत्रों की बात कर रहे थे। तो देखिए, कोई भी एक कोशिका होती है, उस कोशिका में यदि गुणसूत्र एक सेट के रूप में पाया जाता है, गुणसूत्र एक सेट के रूप में पाया जाता है, तो वो कौन सी कंडीशन में होगा? अगुणित कंडीशन में होगा। अब यदि अपन 2 सेट के रूप में बात करें तो वो कौन सा होगा? जोड़े के रूप में, तो वो कौन सी कंडीशन में होगा? द्विगुणित कंडीशन में होगा। अब देखिए, अगुणित जो गुणसूत्र होते हैं, इस बात का ध्यान में रखना, जो गुणसूत्र अगुणित होते हैं, अगुणित गुणसूत्र हमेशा जो जनन कोशिकाएं होती हैं, उन जनन सेल्स में, यानी जो जनरेटिव सेल्स होती हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उन्हीं में क्या पाए जाते हैं? अगुणित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मनुष्य की अपन बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में शुक्राणु है और अंडाणु है। ये दोनों जो युग्मक कोशिकाएं हैं,
दोनों शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं हैं, इनसे तो दोनों युग्मक बनेंगे, शुक्र युग्मक और अंड युग्मक बनेंगे। ये दोनों जनरेटिव कोशिकाएं यानी जनन कोशिकाएं हैं, तो इनमें गुणसूत्र कौन सी कंडीशन में होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, यानी अगुणित के अंतर्गत होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, आदि होगी। और आदि होने का कारण क्या है कि जो विभाजन होगा कौन से विभाजन के तहत होगी, अर्धसूत्री विभाजन के तहत होगी। और इसी अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट की कि द्विगुणित जो गुणसूत्र होंगे वो मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं में होंगे, कायिक कोशिकाओं में होंगे। कौन सी कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में। और कायिक कोशिकाओं में अपन विभाजन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कौन सी विभाजन की प्रक्रिया होगी, माइटोसिस की होगी। माइटोसिस बोले तो कौन सा विभाजन हो जाएगा, समसूत्री विभाजन हो जाएगा। कौन सा विभाजन हो जाएगा, हालांकि डीपली आप 11th में पढ़ चुके हो अर्धसूत्री विभाजन क्या है, समसूत्री विभाजन क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन की बात करते हैं। यहाँ एक देखने वाली बात है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हम समझ गए कि भाई जनन कोशिकाएं तो शुक्राणु अंडाणु हो गया, लेकिन ये कायिक कोशिकाएं कौन कौन सी होगी। तो कायिक कोशिकाओं में अपन जब अपनी बात करते हैं तो देखिए अपने शरीर में जो मसल्स कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार की कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं। दो अपनी त्वचा की कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार की कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं। तो इसका मतलब वो कौन सी, उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो किस कंडीशन में पाई जाएगी, द्विगुणित संख्या के अंतर्गत पाई जाएगी। अब नेक्स्ट अपन मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेनली मुख्य रूप से कि अपन जब बात करते हैं इस अगुणित और द्विगुणित की, जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ देखिए मैं एक बात आपको और बताने जा रहा हूं। वैसे बेसिक चीजें चल रही हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अपन बात कर रहे थे कि अगुणित यानी एन, और ये कौन सी थी, द्विगुणित कंडीशन थी। तो अगुणित की अपन बात कर रहे थे, एक गुणसूत्रों का सेट होगा, और द्विगुणित की बात करें तो गुणसूत्रों के क्या होंगे, दो मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे, सेट पाए जाएंगे। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं मानव की, सॉरी जंतुओं की। अब जब अपन बात कर रहे हैं भाई मानव की तो अपन बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में तो टोटल गुणसूत्रों की यदि अपन बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46। और 46 गुणसूत्र कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं, द्विगुणित कंडीशन में। गुणसूत्र की आपको संख्या पूछे, ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चन को, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। और जोड़ी में पूछे तो कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। लेकिन अगुणित की बात करें तो इसमें तो अर्धसूत्री विभाजन के तहत होता है, तो इस कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के तहत मतलब 46 का आधा कर देना, इसका मतलब टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। तो अगुणित की बात आ जाए, n इक्वल टू आ जाए तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, और 2n आ जाए तो अपने कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अब देखिए अपन और जंतुओं की जब अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि सबसे कम गुणसूत्र, सबसे कम जो गुणसूत्र हैं, सबसे कम गुणसूत्र आपने सुना होगा एक मुख्य रूप से आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था 11th क्लास का, तो एक बात आई थी वहां अपने संग पढ़े थे, प्लेटी हेलमंथीज पढ़े थे, एस के हेलमंथीज पढ़े थे। तो आपने देखा होगा कि जो एस के हेलमंथीज जो सदस्य हैं, एस के हेलमंथीज के जो सदस्य हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, गोलकर्मी कहते हैं। गोलकर्मी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर कैसा होता है, गोल होता है, तो अपन उनको क्या कहते हैं, गोलकर्मी कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, एस्केरिस। क्या ले रहा हूं, एस्केरिस। और एस्केरिस को आप क्या कहते हैं, गोलकर्मी कहते हैं। एस्केरिस में गुणसूत्र होते हैं वो सबसे कम होते हैं। यदि द्विगुणित गुणसूत्रों की बात करें तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन अपन अगुणित गुणसूत्रों की बात करेंगे इसमें तो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। किसके अंतर्गत हो जाएंगे, एस्केरिस के अंतर्गत हो जाएंगे। और एक अपन बात करते हैं, एक प्रोटोजोआ का प्राणी है ओलोकेंथा। ओलोकेंथा
एक समूह रेडियोलेरियन, प्रोटोजोआ संघ के एक समूह रेडियोलेरियन का एक प्राणी है ओलोकेंथा। ओलोकेंथा में अपन द्विगुणित गुणसूत्रों की बात करते हैं तो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या होते हैं? 1600 होती है। और अगुणित गुणसूत्रों की बात करेंगे तो इसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं आगे के, यदि अपन प्राणियों में बात करें तो मुख्य रूप से देखिए कि गुणसूत्रों के तहत अपन थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि सबसे लंबे गुणसूत्र यानी बड़े गुणसूत्र और छोटे गुणसूत्र किनके होते हैं। तो यदि अपन बात कर रहे हैं तो जो पादप गुणसूत्र होते हैं, पादप गुणसूत्र जंतुओं से या जंतुओं के गुणसूत्र से बड़े होते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। ये बेसिक बातें चल रही हैं। पादप गुणसूत्र होते हैं वो जंतुओं के गुणसूत्र से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और सबसे छोटे गुणसूत्रों की बात करते हैं तो अपन यदि पादप जगत की बात करें तो पादप जगत में सबसे छोटे गुणसूत्र किनके होते हैं? कवकों के होते हैं। और जंतु जगत की बात करें, जंतु जगत की बात करें तो सबसे छोटे गुणसूत्र किन में पाए जाते हैं? पक्षियों में पाए जाते हैं। और एक बात और बता दूंगा पादपों में कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादपों में द्विबीजपत्री पादपों की अपेक्षा लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। किनमें? द्विबीजपत्री के बनिस्पत एक बीजपत्री पादपों में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी, यानी साइज में अपन बात करें तो लंबे गुणसूत्र इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या होंगे? पाए जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुणसूत्रों के प्रकार की। तो वायरल गुणसूत्र कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र होते हैं। और यूकैरियोटिक जो अपन हो गए उनमें जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो यूकैरियोटिक गुणसूत्र होंगे। वायरसों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो वायरल गुणसूत्र होंगे। उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।